गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब भी वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रेकवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मांग के सिद्धांत इस चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मांग की लोच या मांग की लोचता। अच्छा, कुछ बुक्स में ये जो मांग की लोच चैप्टर है इसको मांग के सिद्धांत के साथ ही मिक्स कर दिया जाता है, यानी मांग की लोच अलग से चैप्टर ना बना के मांग के सिद्धांत चैप्टर में ही इस चैप्टर को डाल दिया जाता है। तो अगर हम हमारी बात करें तो हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं या आप बुक में पढ़ रहे हो तो सेम पढ़ रहे हो, कंटेंट तो हमारा सेम ही रहेगा, चाहे आप उसी चैप्टर के साथ पढ़ ले मांग के सिद्धांत के, या इस जो मांग की लोच है इसको एक नया चैप्टर हेडिंग दे दें। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है मांग की लोच या लोचता। क्या सर? नोच, नोचता, वो नोच लेते बहरों। मांग की लोच या लोचता, हाँ सर एक ही बात है। वो नोचना कुछ लोग लोचता बोलते हैं, कुछ लोग ने बोला नोच लिया, कुछ लोग बोलते हैं लोच लिया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक चल रहा है, एक सेकंड, ये मजाक चल रहा है। हम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ने आए हैं ना, तो पढ़ो। ये आधे घंटे का वीडियो बनाने के लिए 3.5 घंटे की मेहनत लगती है। ये जो तुमको लगता है ना कि सर ने बोला है, अब देखो सर ने बोला मांग की लोच, ऊपर हेडिंग लिख के आ जाएगी मांग की लोच। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये मेरे शब्दों से नहीं आता है, मेहनत करने से, टाइप करने से आता है। मुझे हिंदी में टाइप करना पड़ता है तब ये लिखा आता है। और ऐसे ही पूरे आधे घंटे की वीडियो में हर जगह में ये लाता हूँ। देखते हो ना आप कि जैसे ही मैं कुछ बोलना स्टार्ट करता हूँ जस्ट एक्सेप्ट उसी सेकंड्स पर मेरे जो कंटेंट है वो लिखे आते हैं, और जैसे ही मेरा टॉपिक खत्म होता है वो कंटेंट डिस्प्ले से हट जाते हैं। इन सब के लिए मेहनत लगती है, कट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, ये सब करता हूँ तब वो आधे घंटे का वीडियो बनता है। तुमको क्या लगता है मजाक चल रही है ये? नहीं सर, हम सोच रहे थे वो थोड़ी सी कॉमेडी। कॉमेडी? ये नोचता लोचता कॉमेडी करोगे तुम लोग? ये कॉमेडी नाइट्स विद आनंद रखवा रहे क्या? अरे भैया जाओ कपिल शर्मा का शो देखो, ही इज अ कॉमेडियन, नॉट आई एम, है ना? तो ये कॉमेडी वॉमेडी मत करो बेटा, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, उसी में सारे। और मुझे एक बात बताओ, तुम लोग कहीं मेरी क्लासेस इसलिए तो नहीं देखते कि अरे चलो ये क्लास में 2-1 मिनट का कॉमेडी करेगा तो उसी में हो जाएगा? पढ़ाई तो पुस्तक में कर ही लेते हैं, ये कॉमेडी और कर लेंगे इसके साथ तो वो भी हो जाएगा। कॉमेडी देख लेते हैं, पढ़ाई तो अपन पुस्तक से कर ही लेंगे, है कि नहीं? सुनो भाई, आज से कोई कॉमेडी नहीं, केवल पढ़ाई, 100% पढ़ाई। समझ गए ना? गुस्सा आ रही है मेरे को, बहुत तेज गुस्सा आ रही है, अब मेरे को ध्यान रखना फिर, नहीं तो अब मैं डिस्प्ले से निकल के पिटाई लगाऊंगा तुम लोगों की। ठीक है सर, सॉरी गलती हो गई, अब से नहीं करेंगे, बस एक बार मुस्कुरा दो। अरे सर बलैया ले ले आपकी, तो क्या है, अब पढ़ा दो सर। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं, बहुत हो गया है ना। चलो सुनो भाई, हम पढ़ रहे हैं मांग की लोच या लोचता। अब मांग की लोच या लोचता क्या होता है ये समझने से पहले हम एक बार मांग का जो नियम था वो रिवाइज करेंगे। तो मांग का नियम हमने क्या पढ़ा था? मांग के नियम में हमने पढ़ा था कि मांग का नियम हमको वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की मात्रा, इन दोनों के बीच का संबंध बताता है। और वो बताता है कि वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा, इन दोनों के बीच में नकारात्मक या ऋणात्मक संबंध होता है। इसे विपरीत संबंध भी बोलते हैं ना, तो विपरीत नकारात्मक या ऋणात्मक संबंध होता है। किसके बीच? वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच नकारात्मक संबंध। अब ये नकारात्मक संबंध क्या होता है? तो हमने देखा था नकारात्मक संबंध यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग कम होती है, और अगर वस्तु की कीमत कम कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। यानी वस्तु की कीमत बढ़ी तो मांग कम होगी, अगर कीमत घटी तो मांग बढ़ जाएगी। ये क्या था? हमारा मांग का नियम था। अब मांग के नियम ने हमको ये तो बता दिया कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, लेकिन अब सवाल है कितनी कम होगी? या वस्तु की कीमत गिरी तो मांग बढ़ जाएगी, पर सवाल यह है कितनी बढ़ जाएगी, है ना? तो मांग के नियम ने तो हमको बस ये बताया कि वस्तु की कीमत बढ़ी तो मांग गिर जाएगी, और वस्तु की कीमत गिरी तो मांग बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल यह है ये मांग कितनी गिर जाएगी और कितनी बढ़ जाएगी? इसी बात का जवाब देता है मांग की लोच। यानी अगर मांग का नियम
हमको जो ये बताया डायरेक्शन, जो दिशा बताई मांग की कि ऊपर नीचे जाती है वो कीमत की वजह से, अगर वो ये भी बता देता कि ये ऊपर जा रही है तो कितनी जाएगी, या नीचे जा रही है तो कितनी जाएगी, या ऊपर जा रही है तो कितनी जाएगी, ये मात्रा और बता देता, तो शायद आज हमको मांग की लोचता इस चैप्टर को नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन मांग के नियम ने हमको अधूरे रास्ते पे लेके आया, इसलिए मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको जरूरी है कि हम मांग की लोच भी पढ़ें। ठीक है, तो मांग के नियम ने केवल मांग की दिशा बताई कि मांग ज्यादा होगी या कम होगी, लेकिन कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी, इस सवाल का जवाब कौन देता है? हमें मांग की लोच देती है। तो समझ में आया कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ना शुरू कर रहे हैं? पहले हमें ये कारण क्लियर होना चाहिए, फिर तो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब मांग के नियम को हम साइड रख देते हैं। अब हम आ जाते हैं मांग की लोच पे। तो देखो, मांग का लोच हमें क्या बताता है कि मांग में कितनी वृद्धि हो रही है या कितनी कमी हो रही, मात्रा संख्या में बता देगा वो हमको। अब मांग ये जो बढ़ती या घटती है, उसका कारण केवल कीमत तो हो नहीं सकता, उसके तो बहुत सारे कारण है भाई। मांग का बढ़ना या घटना केवल कीमत ही थोड़ी निर्धारित करता है। मांग का बढ़ना और घटना तो बहुत सारे तत्वों से निर्धारित होता है। पढ़ा था ना अपन ने, मांग के निर्धारक तत्व या मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, जैसे वस्तु की कीमत तो है ही, फिर हमने पढ़ा था समय अवधि, हमने पढ़ा था जनसंख्या, हमने पढ़ा था उपभोक्ता की आय, हमने पढ़ा था संबंधित वस्तु की कीमत। ये इतनी सारी चीजें हैं जो वस्तु की मांग को कम या ज्यादा कर सकती है ना। तो हम यहाँ जो मांग की मात्रा जो है, जिसमें हम बताएंगे कि कितनी बढ़ गई या कितनी कम हो गई, उसका कारण केवल कीमत को लेकर नहीं बताएंगे, हम वो सारे मांग के निर्धारक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बताएंगे कि मांग में कितनी कमी हुई या कितनी वृद्धि हुई। चलिए, तो अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो मांग की मांग की जो लोच है उसका मीनिंग है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो, मांग की लोच हमें वह प्रतिशत बताती है या वह संख्या, प्रतिशत यानी संख्या, प्रतिशत है तो संख्या में आएगी, तो वह प्रतिशत को बताती है जिसमें हमें यह पता चलता है कि अगर मांग के जो निर्धारित करने वाले तत्व हैं उनमें परिवर्तन कर दिया जाए, परिवर्तन यानी कम ज्यादा बढ़ाना घटाना कुछ भी कर दिया जाए, मांग के निर्धारित करने वाले तत्व है ना। और मैंने मांग के निर्धारित करने वाले तत्व बोले यानी सभी तरह के तत्व, उसमें कीमत हो, आय हो, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी जो पिछली क्लास में हमने पढ़े थे कि मांग के निर्धारित करने वाले तत्व की दो कैटेगरी बनाई थी, एक को बनाया था वस्तु की कीमत और दूसरे को बनाया था अन्य तत्व। तो मैं वस्तु की कीमत और अन्य तत्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबको इकट्ठे मिला के बता रहा हूं, है ना, कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, चाहे वो वस्तु की कीमत हो, चाहे वस्तु की कहना चाहिए समय अवधि हो, या फिर जनसंख्या हो, उपभोक्ता की आय हो, या फिर संबंधित वस्तु की कीमत हो। तो ये जो मांग के जितने भी निर्धारक तत्व हैं, इनमें परिवर्तन होने पर हमारी मांग की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, हमारी मांग कितनी बदलती है, उसको संख्या में प्रतिशत में बता देना क्या कहलाता है? मांग की लोच, है ना। क्योंकि प्रतिशत मतलब हमें संख्या में चाहिए भाई, कितनी बढ़ रही कितनी कम हो रही, प्रतिशत में बता दो, संख्या में बता दो, एक ही बात है, क्योंकि प्रतिशत भी संख्या में ही होता है। ठीक है, तो मांग की लोच का मीनिंग क्या होता है? मांग की लोच वह दर है जो यह बताती है कि अगर हमने मांग के निर्धारक तत्वों में परिवर्तन किया तो जो मांग है उसमें कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या परिवर्तन होता है वो तो निर्धारक तत्व बताएंगे कि वस्तु की कीमत बढ़ी तो मांग कम हो जाएगी, पर कितनी कम होगी ये बताती है हमको मांग की लोच। और काय में बताती है? ये प्रतिशत में बताती है ना। प्रतिशत तो आपको पता ही होगा क्या होता है, नहीं पता तो फिर रहने दो भैया, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। अब प्रतिशत थोड़ी ना सिखाने लगूंगा मैं इकोनॉमिक्स में। चलो, तो इसको आप दर भी बोल सकते हो ना, प्रतिशत अगर तकलीफ हो रही है वो परसेंट के साथ लिखते हैं वो प्रतिशत होता है, दर भी वही होती है। चलो, तो ये हमने देखा आय की लोच। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आय की जो लोच है वो एक संख्यात्मक माप है। किस चीज की संख्यात्मक माप है? कि मांग के निर्धारक तत्वों में परिवर्तन करने पर हमारी मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, इसे संख्या के रूप में बता देना। यह संख्यात्मक माप को ही हम बोल सकते हैं मांग की लोच या मांग की लोचता। ठीक है, अब बात आती है कि ये मांग की लोचता कितने प्रकार की होती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मांग की लोच के प्रकार। तो मांग की लोच की अगर प्रकार की बात करें तो मांग की लोच तीन प्रकार की होगी भाई। एक होगी मांग की कीमत लोच, दूसरी होगी मांग की आय लोच, और तीसरी होगी मांग की आड़ी लोच। क्या क्या नाम बोले मैंने एक बोला मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच।
ये तीनों आए भी कहां से, तो वो भी सुन लो ताकि समझने में आसानी जाएगी। हमने जो मांग के निर्धारक तत्व पढ़े थे, कौन कौन से निर्धारक तत्व पढ़े थे जरा याद दिलाओ। वस्तु की कीमत, समय अवधि, जनसंख्या, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत। इन जो जितने भी जो तत्व थे हमारे निर्धारक, इन तत्वों में से एक आप उठा लेना वस्तु की कीमत, एक उठा लेना उपभोक्ता की आय और एक उठा लेना संबंधित वस्तु की कीमत। ये तीनों को उठा लो तो हमारे ये लोच के तीन प्रकार बना देंगे। एक कीमत लोच जिसमें हम वस्तु की कीमत के बारे में बात करेंगे, दूसरा मांग की आय लोच जिसमें हम उपभोक्ता की आय के बारे में बात करेंगे, तीसरा मांग की आड़ी लोच जिसमें हम संबंधित वस्तु की कीमत की बात करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मांग की कीमत लोच। अब मांग की कीमत लोच हमको क्या बताती है? मांग की कीमत लोच हमको वह दर है जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने पर वस्तु की मात्रा वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है इसको बताती है। तो ऐसी संख्यात्मक माप जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को बताए, ऐसी संख्यात्मक माप को, ऐसी प्रतिशत या दर को हम क्या बोलते हैं? वस्तु की मांग की कीमत लोच बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी होता है, जैसे आप फॉर्मूला देखें तो आपको फॉर्मूला दिखेगा, वस्तु की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांग की मात्रा बटे में वस्तु की कीमत, है ना, या वस्तु की मांग अकेला लिख लो तो भी चलेगा। क्या लिखा मैंने? वस्तु की मांग बटे में वस्तु की कीमत। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वस्तु की मांग की कीमत लोच बोलते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये मीनिंग अगर याद नहीं हो रही है तो ये फॉर्मूले को ही मीनिंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो, जो हमारी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या लिखा है? हमने लिखा है वस्तु की मांग बटे में लिखा है वस्तु की कीमत। तो हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि वस्तु की मांग की कीमत लोच वह दर है जिसमें वह अनुपात है जिसमें क्या देखा जाता है? एक देखा जाता है वस्तु की मांग को और दूसरा देखा जाता है वस्तु की कीमत को। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि वस्तु की मांग एवं वस्तु की कीमत दोनों का अनुपात। अनुपात तो समझते हो ना, अंश बटे हर आता है जिसमें, जैसे आप देखो अंश और हर समझते हैं ना, जो बटे के ऊपर संख्या रखी वो अंश होता है, बटे के नीचे रखी उसको हर बोलते हैं। सर बटे क्या होता है? ये जो डंडी बनी है इसको बटे बोलते हैं, है ना। चलो, तो अगर आप बटे के ऊपर देखो, अंश साइड मैंने क्या लिखा है? वस्तु की मांग, और हर साइड मतलब नीचे साइड मैंने क्या लिखा है? वस्तु की कीमत। तो हम क्या बोल सकते हैं? और अंश और हर ये बटे में होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अनुपात। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? मांग की कीमत लोच बोलते हैं। और सही मीनिंग है तो सही मीनिंग इस तरीके से लिखो, जो क्या बताता है कि ऐसी संख्यात्मक माप जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में हुए परिवर्तन को बताती है, उसे हम मांग की कीमत लोच बोलते हैं। समझ में आई भाई बात? अच्छा, ये जो कीमत लोच की बात हो रही है ना, कुछ पुस्तकों में जो हमने आय की लोच पढ़ी है, आय की लोच पढ़ी थी ना अभी, मांग की लोच जो अभी हमने पढ़ी, मांग की लोच में हमने क्या पढ़ के आए कि मांग की लोच क्या बताती है? मांग की लोच हमको बताती है मांग के निर्धारक तत्व और वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के संबंध को या उसकी मात्रा को बताती है। तो कुछ पुस्तकों में आपको ऐसा लिखा मिलेगा जो मैंने कीमत लोच में लिखा। कीमत लोच का जो मीनिंग है सेम टू सेम इसको कॉपी कर देते हैं कुछ लोग मांग की लोच में, जो चैप्टर का नाम है ना मांग की लोच, वही का वही कुछ लोग कॉपी कर देते हैं कीमत लोच को। क्यों? वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि जब भी हम मांग की लोच की बात करते हैं वो हमेशा और हमेशा कीमत लोच की बात करता है। हम तीन प्रकार की मांग की लोच पढ़ रहे हैं ना, कीमत लोच, आय लोच और तीसरे नंबर का कौन सा? आड़ी लोच। तो इसमें से मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी हम मांग की लोच की बात करेंगे वो हमेशा इन तीनों प्रकारों में से कौन सी वाली प्रकार रहेगी? कीमत लोच की प्रकार रहेगी। तो अगर आप एग्जाम में मांग की लोच आता है और आप कीमत की लोच लिख के आ जाते हो तो भी आपका आंसर सही होता है। ठीक है, चलो, ये तो हमने क्या देखा? ये हमने देखा मांग की कीमत लोच। अब दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं मांग की आय लोच। अब मांग की आय लोच क्या बताती है? तो पहले हम देखेंगे कीमत लोच ने क्या बताया था। कीमत लोच ने हमको क्या बताया था कि वस्तु की कीमत में वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन का वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है इसको बताती है कीमत लोच। ठीक इसी तरह मांग की आय लोच होती है। ये क्या बताएगी कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है।
तो उसे बोलते हैं हम मांग की आय लोच। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम मीनिंग लिखेंगे कि जो हमारी मांग की आय लोच है उसका हम मीनिंग देख रहे हैं, वो क्या बता रही है कि जो मांग की आय लोच है वो ऐसी संख्यात्मक माप है जो बताती है कि वस्तु उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है। तो ऐसी दर या ऐसी संख्यात्मक माप जो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को बताती है, इसे हम मांग की आय लोच बोलते हैं। अब इसका भी फॉर्मूला देखो, इसके फॉर्मूला लिखूंगा मैं, मांग की आय लोच बराबर क्या बनेगा, बनेगा वस्तु की मांग बटे में उपभोक्ता की आय। मतलब फॉर्मूला वही का वही जो मैंने कॉपी करके आ गया, कहां से, कीमत जो लोच थी वहां से, बस नीचे आपने वहां कीमत लोच लिखते थे, यहां आप उपभोक्ता की आय लिख रहे हो। तो सर इसको भी हम अनुपात वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं मीनिंग, हाँ बना सकते हो। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि मांग की आय लोच बराबर क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि मांग की आय लोच मतलब होती है कि जो आपकी मांग की जो आपकी वस्तु की मांग है और जो उपभोक्ता की आय है उनके अनुपात, उनके बीच का अनुपात को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसे मांग की आय लोच। मांग की आय लोच में क्या लिख सकते हो आप कि वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय का अनुपात क्या कहलाता है, मांग की आय लोच कहलाता है। ठीक है। अब तीसरे नंबर की जो हमारी लोच है उसका नाम है मांग की आड़ी लोच। अब आड़ी लोच का मतलब क्या होता है, तो आड़ी लोच हमें बताती है कि अगर आप एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर दो तो दूसरी वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होगा। क्या बोला मैंने कि अगर आपने एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन किया तो दूसरी वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होगा। ये कौन बताता है आपको, मांग की आड़ी लोच। और अगर हम मांग की कीमत लोच की बात करें तो कीमत लोच क्या बताती है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में परिवर्तन। देखो भाई कंफ्यूज मत होना, मांग की जो कीमत लोच है वो बताती है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में परिवर्तन होना, और आड़ी लोच क्या बता रही है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन होना। मतलब जैसे कि अगर मैं कीमत लोच की बात करूं तो कीमत लोच हमको बताती है कि अगर मैंने पेन की कीमत कम की तो पेन की मांग पर क्या परिवर्तन, पेन की अगर मैंने कीमत में परिवर्तन किया तो उसी पेन की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी मांग, पेन की मांग कितनी परिवर्तित होगी। मतलब पेन की ही कीमत और पेन की ही मांग की मैंने बात की है। लेकिन अगर मैं आड़ी लोच की बात करता हूं तो वो एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग की बात करता है। जैसे मैं अब एक रखता हूं पेन और दूसरी तरफ में रखता हूं स्याही, है ना, डिस्प्ले पे नहीं देखेगा बेटा, ऐसे ही इमेजिन करो, हर चीज नहीं रखूंगा डिस्प्ले पे, पता है ना, 3.5 घंटे का एक वीडियो आधे घंटे के लिए। हाँ, तो एक तरफ मैंने क्या रखा, पेन, और दूसरी तरफ मैंने क्या रखा, स्याही। तो पेन की मैं कीमत की बात करूंगा और स्याही की मैं मांग की बात करूंगा। तो एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग। ठीक, तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने पर दूसरी वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है, इसको बताने के लिए कौन आती है, मांग की आड़ी लोच। तो इसमें हम क्या मीनिंग लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि आड़ी लोच, मांग की जो लोच है ऐसी संख्यात्मक माप है जो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है इसको समझाती है या इसको संख्या में बताती है। अब इसका फॉर्मूला देखो, यहां पे हम लिखेंगे मांग की आड़ी लोच बराबर एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की मांग बटे में दूसरी वस्तु की कीमत। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वस्तु X की मांग बटे में वस्तु Y की कीमत। और पॉसिबल भी है बेटा, एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित कर सकती है। ये हमने देखा था संबंधित वस्तुओं में पूरक वस्तुएं और दूसरा देखा था स्थानापन्न वस्तुएं। कि हमने देखा था कि अगर जो कार है उसके अगर दाम कम ज्यादा हो जाए, कार के अगर जो कीमत है वो बढ़ने या घटने लगे तो किस तरह से पेट्रोल की मांग पर प्रभाव पड़ जाता है ना। यानी कार एक वस्तु की कीमत ने पेट्रोल दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव डाला है। तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन कर सकता है। समझ गए आप इस चीज को। तो इस तरह से आपकी मांग की लोच के 3 प्रकार होते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार फटाफट से मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा मांग की लोच क्या होती है। तो मांग की लोच हमको क्या बताती है, ये एक ऐसी संख्यात्मक माप है या ऐसी दर है जो
मांग के निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने पर मांग में हुए परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला बन सकता है। इसका फॉर्मूला बनाना हो तो हम क्या बना सकते हैं, मांग की लोच बराबर ऊपर लिखेंगे वस्तु की मांग और नीचे लिखेंगे मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या का, मांग की लोच का। अब फिर हमने पढ़े मांग की लोच के प्रकार। तो 3 प्रकार की मांग की लोच हमने पढ़ी है। पहला पढ़ा है हमने कौन सा, मांग की कीमत लोच, फिर पढ़ा है मांग की आय लोच और तीसरा पढ़ा मांग की आड़ी लोच। मांग की कीमत लोच क्या बताती है, तो ऐसी दर जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में परिवर्तन को बताती है, इसे मांग की कीमत लोच बोलते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो मांग की कीमत लोच बराबर फॉर्मूला बनता है वस्तु की मांग बटे में वस्तु की कीमत। दूसरा हमने पढ़ा मांग की आय लोच। मांग की आय लोच हमको क्या बताती है, तो यह एक ऐसी दर है या ऐसी संख्यात्मक माप है जो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में हुए परिवर्तन को दर्शाती है। इसका फॉर्मूला हमने बनाया था। इसके फॉर्मूले में हमने क्या लिखा था कि मांग की आय लोच बराबर वस्तु की मांग बटे में उपभोक्ता की आय। तीसरे अगर हम मांग की लोच के प्रकार की बात करें तो तीसरा हमने पढ़ा है मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच की अगर हम बात करें तो इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग हमने क्या पढ़ा था कि एक ऐसी संख्यात्मक माप है या ऐसी दर है जो अगर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो तो दूसरी वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है इसके प्रभाव को बताती है। फिर इसका भी हमने फॉर्मूला लिखा था, मांग की आड़ी लोच बराबर यहाँ पे एक वस्तु की मांग बटे में दूसरी वस्तु की कीमत, या फिर हम बोल सकते हैं वस्तु X की मांग में परिवर्तन और नीचे लिखेंगे वस्तु Y की कीमत में परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मांग की जो आय है उसके 3 प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब ये जो हमने 3 प्रकार पढ़े, इन तीनों प्रकारों में हमारे जो सिलेबस में है वो केवल और केवल मांग की कीमत लोच है। तो हमें मांग की कीमत लोच का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, प्लस जो मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला है, क्या है वो फॉर्मूला, वस्तु की मांग में परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हमारी आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स इसी मांग की कीमत लोच पर बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि हमको जो आगे पढ़ना है वो हमको क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मांग की कीमत लोच के प्रकार या मांग की जो लोच है उसकी श्रेणियां, कोटियां, जो भी हम नाम बोलते हैं, ये हमको तब समझ आएगा जब हमको मांग की कीमत लोच अच्छे से आती है। ठीक है, तो इसलिए कीमत लोच में एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं कि देखो मांग की कीमत लोच हमको क्या बताती है, मांग की कीमत लोच हमको बताती है कि अगर हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर दें तो वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होगा, है ना। और फॉर्मूला क्या है, वस्तु की मांग में परिवर्तन बटे में वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ध्यान रखना जब मैं बोलता हूं तो मीनिंग में कैसा बोलता हूं, मीनिंग में बोलता हूं कि मांग की जो कीमत लोच है वो क्या बताएगी कि एक ऐसी दर है जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में हुए परिवर्तन को बताती है। यानी कीमत में पहले बोलता हूं और मांग में परिवर्तन को बाद में बोलता हूं, लेकिन जब मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो फॉर्मूला लिखते टाइम मैं पहले लिखता हूं वस्तु की मांग में परिवर्तन और फिर मैं बटे में लिखता हूं वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ठीक है, और आपको भी ऐसा ही लिखना है। ठीक, उल्टा अगर आपने कर दिया कि अगर आपने लिख दिया वस्तु की कीमत में परिवर्तन बटे वस्तु की मांग में परिवर्तन, एग्जामिनर काट देगा बिल्कुल ऐसा। समझे, क्यों सर, ऐसा क्यों, जरूरी है क्या ऐसा लिखना? हाँ जरूरी है, क्योंकि आपको ये कारण और प्रभाव वाला नियम पता होना चाहिए कि कौन सी चीज अंश में आती है, कौन सी चीज हर में आती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये भिन्न में छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आते थे। खैर तुमसे छोटी क्लास की बात करना मतलब अपने आप की बेइज्जती करवाना, है ना। तुम्हारी तो बेइज्जती हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्यों सर, बेटा इज्जत भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो बेइज्जती होगी। हाँ सर, आ गए, शुरू हो गए आप, ठीक है, नहीं कर रहा। हाँ, तो क्या होता है सर ये आप थोड़ा सा बता दो ना। तो देखो बेटा मैं एक चीज बता देता हूँ, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, समझ आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, है ना। फिर भी मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको याद तो यही रखना है। रट लो भाई, अब दिमाग भी नहीं है, रट भी नहीं सकते, तो थोड़ी ना कुछ हो सकता है। दो में से कोई एक चीज तो होनी चाहिए, या तो समझदारी होनी चाहिए या फिर रट्टू तोता होना चाहिए। अब सर हम तो दोनों ही नहीं है, तो फिर राम बाजो, क्या पढ़ रहे तुम लोग फिर, है ना। तो देखो कभी भी जो अंश बटे हर होता है
तो ऊपर जब भी बटे के ऊपर अंश साइड हम हमेशा वो चीज लिखते हैं जो प्रभावित होती है, और हर साइड हम वो चीज लिखते हैं, मतलब नीचे वाली साइड हम वो चीज लिखते हैं जो प्रभावित करती है। तो देखो हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि मांग को कीमत प्रभावित कर रही है, यानी प्रभावित हो कौन रहा है, मांग, प्रभावित कर कौन रहा है, कीमत। तो जो प्रभावित हो रहा है वो ऊपर अंश में आता है, मतलब मांग की वस्तु की मांग मैंने अंश में लिखा, और प्रभावित कर कौन रहा है, वो प्रभावित कर रहे हैं कीमत, तो कीमत को उठा के मैं नीचे लिख देता हूं। समझे, मतलब कि मैं नीचे हर साइड लिखता हूं वस्तु की कीमत। समझ आए, तो जो प्रभावित होता है वो अंश साइड लिखाता है, जो प्रभावित कर रहा है वो नीचे साइड आता है। तो इस तरह अंश और हर चलता है। इसलिए देखो मैं बोलते टाइम क्या बोलता हूं, जब मीनिंग बोलता हूं, मैं मीनिंग बोलते टाइम बोलता हूं क्या, कि जब यह ऐसी संख्यात्मक माप है जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में हुए परिवर्तन को बताती है, कि वस्तु की कीमत में अगर कोई परिवर्तन हुआ तो वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होगा। यानी वस्तु की मांग में परिवर्तन तो तब होगा जब वस्तु की कीमत कोई परिवर्तन करे, है ना। तो वस्तु की कीमत परिवर्तन करने वाली यानी प्रभावित करने वाली, और फिर मांग प्रभावित होने वाली। तो जो प्रभावित हो रहा है वो अंश साइड, जो प्रभावित कर रहा है वो हर साइड। इसलिए हमारा वस्तु की मांग हमेशा अंश साइड आता है और वस्तु की कीमत हमेशा हर साइड आती है। समझ गए भाई आप इस चीज को। चलो, तो आज की क्लास में हम लोगों ने मांग की जो लोच है वो चैप्टर स्टार्ट किया। इसमें हमने मांग की लोच का मीनिंग पढ़ा, फिर हमने पढ़ा मांग की लोच के प्रकार, जो 3 प्रकार की होती है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। इसमें से मैं पहले बोल रहा हूं, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई है कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे काम की वैसे भी नहीं है, बस 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है आड़ी लोच या आय लोच का, इसलिए मैंने लिखवा दिया। तो उसका मीनिंग और वो फॉर्मूला एक लाइन का याद रखना। काम की चीज तो हमारी बस मांग की लोच का मीनिंग है, मांग की लोच जो चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग है, और जो मांग की कीमत लोच है उसका मीनिंग और उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी नेक्स्ट वाली क्लासेस में भी आएगा। समझ गए भाई। चलो, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे हम ये कीमत लोच को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।